चैनल के सभी दर्शकों को जय सिया राम, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम घर जीवन साथी के लिए ही विचार करना चाहिए या फिर कुछ और? मेरे हिसाब से कोई भी ग्रह एक विषय को ही नहीं बताता, अनेक विषयों का विचार वहाँ से किया जाता है। चूँकि हम जीवन के सप्तम तरंग में जब चलते हैं तो युवावस्था में प्रवेश करने के कारण हमारे माता पिता हमारी जन्म कुंडलियाँ लेकर जाते हैं, मिलाते हैं। तो उसमें क्यों मिलाते हैं? इसलिए कि कोई पाप ग्रह तो नहीं है, कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है, कोई मंगल दोष तो नहीं है, कोई शनि दोष तो नहीं है, या फिर राहु केतु तो नहीं है। खास तौर से लड़कों की कुंडली में अगर विचार किया जाता है स्त्री के लिए तो शुक्र से विचार किया जाता है, और लड़कियों की कुंडली में जब विचार किया जाता है तो बृहस्पति से विचार किया जाता है। मेरा निवेदन ये है कि जब भी लड़की वाले लड़के की कुंडली दिखाने जाते हैं, अपनी लड़की के साथ मिलाने जाते हैं, तो उनको किन किन बातों का विचार रखना चाहिए। यदि उनकी बिटिया उस लड़के के योग्य है, अर्थात सप्तम स्थान पर ग्रह भारी नहीं है लड़के के, तो फिर विवाह करना ठीक है। क्या मंगलिक बता देना ही मेल हो गया? नहीं, और भी बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। उन दुर्गुणों को बताने के लिए मैं आपको वीडियो में इस तरह के सब्जेक्ट्स देता रहता हूँ, और ये जन जागृत करने की मेरी केवल एक इच्छा है, अभिलाषा है। अब आप लोग अगर उसको बुरी कंडीशंस ले लो तो वो आपकी इच्छा है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। मसलन अब हम आपको बता देते हैं कि सातवें घर में यदि पुरुष जातक को लेकर के ही कोई बात है तो ऐसा नहीं है। सातवें घर से स्त्री जातक के बारे में भी बताया जाता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि सातवें घर में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उसकी स्त्री के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आप अपनी बेटी की कुंडली मिलाने गए तो आपकी बेटी के ऊपर भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली को अच्छे से समझने के बाद ही आप विवाह पक्का करें, और इसके बाद विवाह के बाद कोई बाधा ना आए, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, उससे पहले ही आप समझ लें तो अच्छा है। तो देखिए, जन्म कुंडली में सातवां घर खास तौर से पुरुष के माध्यम से स्त्री के बारे में भी बता देता है। जन्म कुंडली में यदि पुरुष का विचार करना है, पुरुष की कुंडली में सुख का विचार करना है स्त्री के लिए तो शुक्र से, और किसी लड़की की कुंडली में देखना है तो बृहस्पति से विचार करना चाहिए। अतः हम इस बात को ना भूलें, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को भी देखना जरूरी है, मंगल शनि के साथ साथ। अब देखिए, जिसके जन्म समय में लग्न से सातवें घर में सूर्य बैठे होंगे तो वो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उसको स्त्रियों से तिरस्कार मिलता है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में स्थित सबसे ज़्यादा वैवाहिक जीवन और चरित्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। सूर्य अग्निशील है, अग्निप्रद है, और इसके कारण किसी भी जातक के विवेक और वासना पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। अब यदि सातवें घर में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, लेकिन इसके अंदर भी कामुकता होती है, और ऐसा मनुष्य जब चंद्रमा जिसका सातवें घर में खराब हो जाए तो कामुकता के कारण, भोग के कारण ये क्षय रोग इत्यादि को से ग्रसित हो जाता है, तो रोगी होता है। तो हमें देखना क्या है, जन्म कुंडली में सातवें घर में चंद्रमा छीड़ तो नहीं है, उच्च का है, बढ़िया है, तब शादी के लिए आप आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बेटी का वर कहीं ऐसा हो कि रोगी हो। इसलिए ये विषय हम दिया करते हैं। आगे पराशर जी लिखते हैं मंगल के बारे में सातवें घर में, कि अगर मंगल सातवें घर में बैठा है तो ऐसी स्थिति में लड़की की यानी उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। अब ये बताइए कि यदि हम जन्म कुंडली ना मिलाएं, हमारी लड़की मंगलिक नहीं है और लड़का मंगलिक है, तो लड़की कितनी बेचारी दीनहीन अवस्था में रहेगी।
मंगल भारी पड़ेगा, लड़की की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया है उन्होंने, हमारे महात्माओं ने, पराशर जी ने, कि सप्तमस्त मंगल स्त्री की मृत्यु का कारक भी बनता है। और अगर लड़की का मंगल वहाँ ना हुआ तो लड़की तो सहन नहीं कर पाएगी, निश्चित है कि मृत्यु होगी। फिर अगर बराबर है मंगल तब तो वो अपनी से स्त्री से संतुष्ट होगा, अन्यथा वो नीच स्त्रियों से कामानल शांत करेगा। वो ऊंचे हैवी क्वालिटी की एक अच्छी भोग्या स्त्री ढूंढता है, मंगल का स्वभाव है। क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है, स्त्रिया दारमरणम नीच सेवनम नीच स्त्री संगमः, अर्थात सातवें घर में जब मंगल होता है तो ऐसा पुरुष नीच स्त्रियों से कामानल शांत करता है। और जिस स्त्री के स्तन उन्नत और कठिन होंगे उसके साथ इसका विचार ज़्यादा मिलेगा। अतः इस अवस्था में हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने हमारी भाषा पर, हमारी वाणी पर विराम लगाने के लिए निवेदन किया है। कई शब्द ऐसे लिखे हैं कि आप क्षमा मांगे। भाई देखिए, क्षमा मांगने का मतलब नहीं, हमारे शास्त्र मत हम आपके सामने रख रहे हैं। अतः यदि हम शास्त्र को झुठला देते हैं तो पापी होंगे। लिहाजा भैया बुरा मत मानो, हम अपनी बात ज्योतिषी होने के नाते आपके सामने जरूर कहेंगे। आपको सुनना नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन हमें बोलना है। यदि किसी व्यक्ति का सातवें घर में बुध बैठा हुआ है, अब बुध क्या है? नपुंसक ग्रह है। सप्तम भाव में बुध किसी पापी ग्रह के साथ मान लो शनि से देखा जा रहा हो तो वो संभोग के समय अवश्य ही शिथिल हो जाता है। ऐसा जातक पारिजात में स्पष्ट लिखा है कि उसका वीर्य निर्बल होता है, वह अत्यंत सुंदर और मृगनयनी स्त्री का स्वामी होता है। यदि बुध अकेला हो तो मन को मोहित करने वाली सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाली पत्नी मिलती है। अब इसको हम आपको श्लोक सुना देते हैं। बुधे दारागारम गतवती यदा यस्य जनने त्वशम शैथिल्यम कुसुम सर रगोत्सविधौ मृगाक्षिणाम, मृगाक्षिणाम मतलब मृगनयनी, भर्तु प्रभवती यदार्केण रहिते तदा कांतिश्चत कनकस दुषी मोह जननी। तो हमें तो वो कहना है जो शास्त्र कहते हैं। चलिए बुध के बाद बृहस्पति को देखते। सातवें घर में यदि बृहस्पति बैठा है जिस जातक के, तो वह स्वभाव से नम्र होगा, क्योंकि बृहस्पति का स्वभाव ही चूंकि वैदिक है और देवगुरु है। अतः ऐसा व्यक्ति अत्यंत लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्ति का स्वामी होगा, उसके अंदर चुंबकीय आकर्षण होगा। उसकी भार्या सत्य अर्थों में अर्धांगिनी सिद्ध होती है और परम विदुषी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को धन और स्त्री का सुख मिलता है और यह अच्छा सलाहकार और काव्य रचना कुशल भी होता है। सातवें घर में यदि बृहस्पति है तो ऐसा स्पष्ट कह दिया है बृहस्पति को सातवें घर में बैठा होने पर। चलिए, शुक्र अगर सातवें घर में बैठा है तो भवेत किन्नरः किन्नराणाम च मध्ये, अर्थात चमत्कार चिंतामणि कहती है जिस जातक के जन्म समय में शुक्र सप्तम घर में हो तो उसकी पत्नी गोरे रंग की अत्यंत श्रेष्ठ होती है और जातक को स्त्री सुख मिलता है। गायन विद्या में निपुण होता है जातक, वाहनों से युक्त, कामुक एवं परिस्त्रियों में आसक्त होता है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, अतः सिद्धांत के तहत कारक ग्रह कारक भाव के अंतर्गत हो अगर तो स्थिति को सामान्य नहीं रहने देता है। इसलिए सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य जीवन में कुछ अनियमितता उत्पन्न करता है। ऐसे जातक का विवाह प्रायः चर्चा का विषय बनता है। अब शनि अगर सातवें घर में है तो सातवें घर में शनि चूंकि पाप ग्रह होने के नाते कुछ तो करेंगे। सप्तम भाव में शनि यदि है तो भृगु संहिता लिखती है कि किसी भी प्रकार से शुभ या सुखद नहीं कहा जा सकता दाम्पत्य जीवन के बारे में।
सप्तम घर में शनि होने से जातक का शरीर दोष युक्त रहता है। तात्पर्य क्या है कि रोग रहता है। उसकी पत्नी कृश यानी पतली दुबली होती है। और यहाँ पर इन्होंने भृगु संहिता में भृगु जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि ऐसा जातक जो है पर स्त्री या वेश्यागामी होता है और दुखी होता है, भोगी दुखी ही रहेगा। अगर शनि उच्च ग्रही या सुग्रही हो तो जातक अनेक स्त्री का उपभोग करता है, यानी अनेक स्त्री का उपभोग करता है। अगर शनि मंगल से युक्त हो तो जातक की स्त्री अत्यंत कामुक होती है। अगर शनि और मंगल इकट्ठे साथ में घर में बैठ जाएं किसी व्यक्ति की, तो उसकी स्त्री कामुक होती है और उसका विवाह अधिक उम्र वाली स्त्री के साथ होता है। ऐसा भी मैं आपको उदाहरण दूंगा। फिलहाल ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम भृगु सूत्र में राहु का 7वें घर में विचार लेते हैं। जिस जातक के जन्म समय में राहु 7वें घर में बैठे हों तो उसके 2 विवाह होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 विवाह हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो किसी 2 स्त्री के साथ संपर्क में रह सकता है। तो भृगु सूत्र में तो यही लिखा है कि पहली स्त्री की मृत्यु होती है, दूसरी स्त्री को गुल्म रोग, अंदर गुल्म रोग मीन्स जैसे अंदर फोड़ा फुंसी पेट के अंदर हो जाना, गुल्म रोग, प्रदर रोग इत्यादि होते हैं। और जातक क्रोधी एवं दूसरों को नुकसान करने वाला होता है, व्यभिचारी स्त्री से संबंध रखने वाला और घमंडी तथा असंतुष्ट रहता है। अब हम इन जातक की बातों को ना कहें तो जातकों को सावधान कैसे करेंगे। अतः मैंने शास्त्र की बात आपको कहना ही कहना है। केतु अगर 7वें घर में बैठा हो तो भाव कतूहल में लिखा है कि सप्तम में जन्म केतु हो तो जातक का अपमान होता है, स्त्री सुख नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि का क्लेश होता है, खर्च की वृद्धि होती है, राजा की अकृपा यानी कृपा नहीं होती, अकृपा होती है, राजा से दंड मिलता है, शत्रुओं का डर रहता है, पानी से डर रहता है और वो जातक व्यभिचारी स्त्रियों में रति करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि ये शब्द जो हैं मैंने चुन करके कहे हैं, क्यों, किसी पर टिप्पणी नहीं की है, अतः कोई भी बुरा ना माने। मैं सिर्फ जागरूकता के लिए यह वीडियो देता हूँ ताकि हम अपनी बहन बेटियों का विवाह बराबर वालों के साथ, समता वालों के साथ विवाह करें, ब्याहें, ताकि हमारी बहन बेटियां सुखी रहें। और सावधानी के लिए ये विषय हम देते हैं। अतः निवेदन यही है कि इसको अन्यथा न लेकर के सार्थक भाव से लेंगे तो आपको भी लाभ होगा, आपको आनंद भी आएगा ज्योतिष के इस विषय में। और ज़्यादा ना कहते हुए लेता हूँ विदा। नमस्कार।